Hello everyone, myself Sadhna Mishra with my channel Mountain Institute of Higher Learning। आज मैं फिर आपके साथ में अपने चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। उसमें कुछ टॉपिक्स जो मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने स्टेमन एंड ओवरी के कुछ रिलेटेड पार्ट्स मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किए हुए होंगे और उसमें सभी ने आई थिंक सबने देखा। अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने क्वेश्चंस भेजें। और अब मैं इस वीडियो में आपसे नेक्स्ट टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी रहता है, डबल फर्टिलाइजेशन, और उससे कुछ रिलेटेड न्यू टॉपिक्स जिस पे आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे हर एक टॉपिक को आसानी से और बहुत ही इजी ट्रिकी के साथ में उसे समझने की कोशिश करिए। सो लेट्स बी स्टार्ट अवर न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन के बाद अब जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट था मैंने आपको बताया हुआ था, उसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन दे कंप्लीटेड द फर्टिलाइजेशन। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक ट्रांसफ़र होता है। दैट मीन वो अपनी जो एंथर सेल है, एंथर सेल से स्टिग्मा की लैंडिंग पोर्शन तक कैसे पहुँचता है। अब हम बात करने वाले हैं हमारा next topic, that is the pollination, that means transfer of the pollen grain to the stigma of a pistil। pollen grain की ट्रांसफरिंग पिस्टल के स्टिग्मा पोर्शन तक जो पहुंचती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैसे कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर पॉलिनेशन का पार्ट है, क्योंकि हर एक फ्लावर की अपनी बॉडी डिज़ाइन अलग होती है, हर एक फ्लावर की अपनी एडॉप्टेशन क्वालिटी अलग होती है। उसी के बेसिस पर यहाँ पर पॉलिनेशन को जो डिवाइड किया गया है वो 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यू कैन सी ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी। जीनोगैमी इज ऑल्सो नोन एज एलोगैमी। ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, जीनोगैमी में आप देख रहे हो कि ऑटो वर्ड जो पार्ट आता है, यानी हम सिंपली अगर हम पॉलिनेशन को डिवाइड करना चाहें तो सेल्फ और क्रॉस में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ जब सेम फ्लावर हो, सेम फ्लावर का पार्ट है, उसमें अपनी ही बॉडी डिज़ाइंस हो, अपना ही एडॉप्टेशन फीचर हो, अपनी ही जैसी एडॉप्टिंग क्वालिटी को डेवलप करने की टेंडेंसी हो, देन दे आर कैटेगराइज अंडर द सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब दैट मीन फ्लावर्स हैव द डिफरेंट डिज़ाइन, फ्लावर्स हैव द डिफरेंट एडॉप्टेशन, दैट्स वाई दे कंप्लीटेड द क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सो यहाँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस भी होती है। तो यहाँ पर जो मैंने 3 कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं, इसमें हम ऑटोगैमी का जो पार्ट आ रहा है इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन में एक्सप्लेन करेंगे। जिटनोगैमी और जीनोगैमी इन दोनों पार्ट को क्रॉस में देंगे। कुछ जगह पर या कुछ लोग इसे डिफाइन ये भी करते हैं कि ऑटोगैमी और जिटनोगैमी सेम में आ जाते हैं, क्योंकि जिटनोगैमी का मतलब ही होता है जिटनोज। दिस इज द लैटिन वर्ड जिटनोज। जिटनोज का मतलब होता है नेवरर। तो नेवरर का मतलब क्या हो गया कि एक ही प्लांट में उसके पास वाले फ्लावर से अगर पॉलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग हो रही है, इसका मतलब वो जिटनोगैमी की कैटेगरी में आता है। अब हम यहाँ पर सेल्फ की बात कर रहे हैं, तो प्लांट तो एक ही है, फ्लावर अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों को हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, क्योंकि इसे दूसरे की नीड नहीं है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में रखेंगे। दूसरा जीनोगैमी का जो पार्ट है, जिसमें हमने एलोगोमी, जीनोस का मतलब होता है XENOS, इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, यानी अजनबी है, कोई बाहर का है जिसे वो नहीं जानता। इसका मतलब उसकी एडॉप्ट क्वालिटी, उसका पॉलन ग्रेन रिसीव करने की कैपेसिटी, सब कुछ अलग होगा। एलोगैमी में भी आप देख रहे हो, एलोस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी अलग अलग जो यहाँ पर मैरिज होगा, अलग अलग फ्यूजन होगा, वो जीनोगैमी में आएगा। दैट्स वाई इट इज कैटेगराइज अंडर द क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम ऑटोगैमी की बात करें, वर्ड डिवाइडेशन पर आप देख रहे हो कि ऑटो को मैंने ऑटो प्लस गैमस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑटो का मतलब है सेल्फ, गैमस फ्यूजन, फ्यूजन मीन्स मैरिज। अब यहाँ पर इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिफाइन किया है, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। दीज आर द 2 कैटेगरीज ऑफ द ऑटोगैमस। कैस्मोगैमस मीन्स सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, ऐसा कोई प्लांट जो कि इसके ही जैसा दूसरा हो। दैट मीन
इस फ्लावर की जो डिज़ाइन है, इस फ्लावर की जो अचीविंग क्वालिटी है, इसके ही जैसा अगर किसी दूसरी स्पीसीज़ का फ्लावर भी मिलता है तो ये इसके पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने प्लांट को परमिशन दे देता है। दैट मीन अपने ही जैसी वैरायटी के दूसरे किसी प्लांट की दूसरी वैरायटी जो सेम टू सेम है उसके पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा क्लिस्टोगैमी, क्लिस्टोगैमी का पार्ट है, हो सकता है उसी प्लांट का हो जो कि दूसरे का एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन कुछ अंडरग्राउंड पार्ट भी होते हैं दैट मीन बाउंड टू बी ओन फ्लावर, दैट मीन डू नॉट ओपन टू ऑल, ये क्लोज्ड कंडीशन में होते हैं। जैसे बाल्सम का जो प्लांट है उसकी जो उसका बड है, इसका फ्लावर है, वो ओपन नहीं होता, उसके अंदर ही जो एंथर है, उसके अंदर ही जो फिलामेंट जो आपका पिस्टल का पोर्शन है उसी के अंदर रह करके वो उसे करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को वो कंप्लीट कर देता है। ठीक, ये आपके ऑटोगैमी के पार्ट हो गए। ऑटोगैमी में आपका सेल्फ फ्यूज़न में कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो कि अपनी ही जैसी सिमिलर डिज़ाइन को दूसरी स्पीसीज़ की सिमिलर डिज़ाइन में अगर है तो उसके पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्लिस्टोगैमस में अपने ही फ्लावर्स में अपने ही एंथर और अपने ही पॉलन ग्रेन को वो रिसीव करेगा, क्योंकि वो किसी के लिए भी अपना ओपन पार्ट नहीं शो करता है। ठीक, जिटोनोगैमी का मतलब हो जाता है नेवरर, यानी प्लांट का एक पास वाला कोई फ्लावर है उससे वो एक्सचेंजिंग कर सकता है। जिटोनोगैमी, जीनोगैमी का पार्ट है कि दूसरी, यानी ये कोई ए स्पीसीज़ है और ये बी स्पीसीज़ है, दे आर द लुकिंग डिफरेंट, दे हैव टू द डिफरेंट एडॉप्टेशन फीचर्स। ऐसी कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में आते हैं, तब अगर इन दोनों के बीच में एक्सचेंजिंग होती है दैट मीन दे आर शोज टू द जीनोगैमी पॉलिनेशन। लेकिन यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होने के लिए प्लांट नहीं जाता, ना प्लांट यहाँ पर किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करता है। दे कंप्लीट दिस पॉलिनेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट में आपके यहाँ पर हो सकता है एनिमल हो सकता है आपके इंसेक्ट्स हों, एनिमल है, इंसेक्ट है, देन उसके बाद में आपका वाटर मीडियम हो सकता है, उसके अलावा एयर हो सकता है। इतने जो यहाँ पर ये पार्ट दे रहे हैं इनके थ्रू भी ये अपनी पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। एनिमल का पार्ट, जैसे आप देख सकते हो कि एनिमल्स में क्या होता है, कोई भी एनिमल जो है वो यहाँ से कोई चीज़ ले रहा है या उसकी बॉडी में वो चिपक जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस एंथर्स का ट्रांसमिशन हो जाता है। इंसेक्ट भी फ्लावर पर नेक्टर को लेने जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उनके लेग्स, उनके विंग्स के थ्रू पॉलन ग्रेन चिपक जाता है, फिर फाइनली वो दूसरे फ्लावर पर भी पहुंच जाता है। वाटर जनरली एक्वाटिक मीडियम के लिए हेल्पफुल है, जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं और वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एयर के थ्रू ये जितने भी आपके लाइट वेटेड पॉलन ग्रेन्स हैं उनके विंग्स में एयर करंट के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास हो जाते हैं। पास होने के बाद में पॉलिनेशन प्रोसेस को फिनिश करने के बाद में ये क्या कंप्लीट करते हैं, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन पर बात की। उसमें मैंने आपको ये भी बोला हुआ था कि पॉलन हमेशा अपनी ही मैचिंग के अकॉर्डिंग पिस्टल एक्सेप्ट करता है और फाइनली वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट को कंप्लीट करता है। लेकिन सेम वही वैरायटी वही लेना या बार बार उसी वैरायटीज़ का डेवलपमेंट करना, ये थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि बहुत पुरानी चीज़ हो जाती है कि एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, आप भी बोर हो जाते हो और हमें भी लगता है कि मार्केट वैल्यू में कहीं पर भी प्लांट या फ्लावर का वेरिएशन लोग देखना चाहते हैं। तो वेरिएशन कैसे मेंटेन हो, उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स, आप देखते हो बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू हम लोग डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स को भी आज के पार्ट में हम ग्रो करवा रहे हैं। तो वो टेक्निक कौन सी है जिसके थ्रू हम आसानी से ये डिफरेंट टाइप के फ्लावर, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को ग्रो करवा पा रहे हैं? आखिर कैसे हम पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन को हम चेंज करवा पा रहे हैं? उसके लिए 3 आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस ज़रूरी हैं कि कैसे हम प्लांट को अलग रखें, कैसे हम उसे अडॉप्ट करने के लिए करें। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक बात करने वाली हूँ। आर्टिफिशियल का मतलब हो गया ह्यूमन मेड और हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन टू मेंटेनिंग ऑफ हाइब्रिड वैरायटी।
हाइब्रिड का मतलब हो जाता है जहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिल रहा हो, टू टाइप की, टू डिफरेंट वैरायटीज की मिक्सिंग के थ्रू जो नई चीज़ हमें मिल रही हो, दिस इज नोन एज हाइब्रिड। और आजकल आप देख रहे हो कि मार्केट में हमें बहुत सारी चीज़ें हाइब्रिड ही दिखती हैं, जहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें नहीं, चाहे वो हिबिस्कस का फ्लावर हो, चाहे वो रोज़ का फ्लावर हो। इसके अलावा वेजिटेबल में, कैप्सिकम में भी आप देख सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे कलर्स हमें देखते हैं। जब अलग अलग चीज़ें दिखते हैं तो आप भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हो कि अरे वाह, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कैसे फॉर्म कर रहा है, कैसे बन रहा है। एंड दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक बाय विच वी डेवलप्ड द डिफरेंट वैरायटीज़ एंड हेल्पफुल फॉर द अडॉप्टेशन ऑल्सो। बहुत सारी वैरायटीज़ को वो अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, और मेन किस लिए? कि हम सुपीरियर टू सुपीरियर वैरायटीज़ को यूज़ कर सकें। सुपीरियर टू सुपीरियर का मतलब होता है वी कैन जस्ट ऑब्टेन द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ एंड सुपीरियर क्वालिटीज़ फ्रॉम द ओल्ड वैरायटीज़। ओल्ड से हम नई नई चीज़ों को डेवलप करें, लेकिन उनकी सुपीरियर चीज़ों में, जैसे दो चीज़ों में है, उनमें से हमें कुछ चीज़ों में कुछ अच्छा लगता है, किसी में कुछ हमें अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना हम किसी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा लेते हुए अगर हम किसी एक में ही वो सारी चीज़ें डाल दें, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सुपीरियर वैरायटीज़ को डेवलप करना होता है, तो इसके लिए हम कौन सी टेक्निक में कौन से स्टेप को यूज़ करते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर बात की हुई है। इन दिस टेक्निक वी यूज़ द 3 मेन स्टेप्स, दैट इज़ द इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। ठीक है, इमैस्कुलेशन यहाँ पर मेन स्टेप आ जाता है। बैगिंग और टैगिंग का मीनिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखा हुआ है, जिससे कि इजीली मैं आपको समझा सकूँ। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डिस्टेंस यानी फटना। जहाँ पर मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन में बताया था कि एंथर फटने से पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है और वो स्टिग्मा तक पहुँच जाता है। लेकिन इस टेक्निक में हमें क्या करना है कि एंथर को फटने से पहले ही फ्लावर से उसको रिमूव कर देना। तब हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेटेड फ्लावर। ठीक है, दैट मीन रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द पर्टिकुलर फ्लावर। जहाँ पर हम उस एंथर की वैरायटी नहीं चाहते, उस फ्लावर को अब हम क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेटेड। और इस टेक्निक को क्या बोलेंगे? इमैस्कुलेशन। अब उस इमैस्कुलेटेड फ्लावर पर कहीं दूर से, कहीं हवा से, किसी एजेंसी के थ्रू से पॉलन ग्रेन पहुंच ना जाए, इसलिए हम बटर पेपर से बने हुए एक बैग के थ्रू हम उसे फुली कवर कर देते हैं। इमैस्कुलेटेड फ्लावर इज कवर्ड विद बटर पेपर मेड ऑफ बैग टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। जो हम नहीं चाहते उनको प्रिवेंट करने के लिए हम बैग के थ्रू उस फ्लावर को क्या करते हैं? कवर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज टैगिंग। अब हम कौन सी वैरायटी यूज़ करना चाहते हैं, उसे हमने कब वहाँ पर शेड किया हुआ है, या हम उसके बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन है, सारी चीज़ें जब हम किसी पेपर पर लिख लेते हैं। दैट मीन इन दिस स्टेप टैग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लावर एंड शेडेड पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन और फ्लावर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम एक पेपर पर लिखकर हम उस प्रोसेस में टैग कर देते हैं, जहाँ पर हम उसकी वाइबिलिटी, स्पीसीज, डेट और उस डेट ऑफ शेडिंग, यानी हमने कब उसे शेड किया हुआ है, कौन सी स्पीसीज यूज़ की हुई है, उस पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम उसमें डालते हैं, देन स्टेप इज नोन एज टैगिंग। अब मैंने इसको एक डायग्राम में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एक इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर जहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सारे के सारे एंथर रिमूव हैं। एक यहाँ पर दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पर कट करता हुआ दिखाया है कि ऐसे सारे कट किए जाते हैं। फाइनली जब केवल यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह जाए, तब समझ लीजिए कि वो फ्लावर क्या होगा? इमैस्कुलेटेड। अब हमने सेकेंड फिगर में क्या किया है? इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हमने बटर पेपर से कवर कर दिया, जिससे कि कोई भी एंथर, चाहे वो एजेंसी के थ्रू आ रहा हो या फ्लावर का हो, वो उसके ऊपर कहीं पर भी शेड ना हो सके। अब हमारे यहाँ पर पोर्शन पे जो है, जिस फ्लावर की जिस वैरायटी के फ्लावर का एंथर हम चाहते हैं, जिसकी सुपीरियर वैरायटी हमें चाहिए, उसके पॉलन ग्रेन को हम लेकर के इसके ऊपर शेड कर देते हैं, यानी छिड़क देते हैं। अब कौन सी स्पीसीज का है, उसकी वाइबिलिटी कितनी है, कितने दिनों में पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर जाएगा, कितने दिनों में फर्टिलाइजेशन करेगा, इन सभी इंफॉर्मेशंस को हम एक पेपर पर लिखकर इसके बैग के साथ टैग कर देते हैं।
ये टैगिंग इसलिए हेल्पफुल है कि हम कभी भी हम इसको चेक कर सकें कितना दिन हो चुका है, कितने इसमें प्रोसेसिंग है, कौन सी स्पीसीज है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसलिए ये टैगिंग स्लिप यहाँ पर होती है। तो सिंपली इन दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस वी यूज द 3 मेन इजी स्टेप्स, दैट इज emasculation, that means removing of the anther, bagging, the covering of the emasculated flower, and tagging, tag of the all information about the flower and pollen grain also। ठीक है, इसमें आप डायग्राम के थ्रू भी बहुत शॉर्टली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप बहुत अच्छे से इन्हीं चीज़ों को लिखते हुए अगर आप एक्सप्लेन करेंगे, आई एम 100% श्योर कि आपको मार्क्स कट नहीं होगा। मैं बहुत बार कॉपी चेक करने बाहर जाती हूँ तो वहाँ पर देखती हूँ कि अगर पॉइंट टू पॉइंट किसी बच्चे ने लिखा हुआ है तो उसे आसानी से नंबर कवर करना आसान हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर पॉइंट के साथ में अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो 100% आपको मार्क्स भी मिलेगा, टाइम भी बचत होगी और अपना पेपर आप टाइमली कंप्लीट कर पाओगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 6 मार्क्स टॉप किया हुआ है, 96 98 मार्क्स तक जाते हैं। मैं सभी को यही स्टेप्स उन्हें एक्सप्लेन करती हूँ, तो आप लोगों के लिए भी है, इसे आसानी से आप पढ़ें समझें। किसी को भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अब हम यहाँ पर आपको एम्ब्रियो सैक में जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज की फॉर्मेशन होती कैसे है उस पर बात करने वाली हूँ। दैट मीन विच वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट द वन सेल, दैट मीन मेगास्पोर मदर सेल जो यहाँ पर है उसमें आप देख रहे हो कि माइक्रोपाइलर एंड दिया हुआ है। माइक्रोपाइलर एंड के बाद में ही उसी तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर उसकी चारों तरफ मेगास्पोर मदर सेल के चारों तरफ न्यूक्लियस है जो कि उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन नरिशमेंट के साथ में जो इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या कर रही है, मेगास्पोर की फॉर्मेशन करती है। अब यहाँ पर 1 मेगास्पोर आप देख रहे हो अवेलेबल है। अब ये मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा। मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट करने पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 to 2 सेल, देन 2 to 4 सेल्स, यानी मेगास्पोर टेट्राड कंडीशन यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। 1 सेल है तो मेगास्पोर मदर सेल का पार्ट है, 2 आएगी तो मेगास्पोर डायड सेल्स है, और जहाँ पर 2 to 4 सेल्स की फॉर्मेशन होगी तो ये होगी मेगास्पोर टेट्राड सेल्स। उसी को ही जब हम नीचे यहाँ पर देखते हैं, नीचे यहाँ पर उसकी ही केवल सेल्स की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है इसको उठा करके हमने यहाँ पर रख लिया। अब इसके पहले अगर हम यहाँ पर 1 सेल की फॉर्मेशन कर दें, न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, ओनली वी आर डिस्कस अबाउट द 1 सेल ऑफ द मेगास्पोर मदर सेल। नाउ इट कंप्लीट द मेयोटिक डिवीजन एंड डिवाइडेड इनटू द 1 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 8 सेल्स। क्लियर, यहाँ पर 4 to 8 सेल्स की जब फॉर्मेशन हो जाती है, नाउ इट्स द टाइम ऑफ द डिवीजन टू द अपर एंड लोअर साइड सेगमेंट। अब यहाँ पर जो 8 सेल्स हैं, ये 8 सेल्स आपकी 4 सेल्स और नीचे की तरफ लोअर सेल्स की फॉर्मेशन कर रही है। इसमें आप देख सकते हो 3 is to move to the of the micropylar end and the 3 is move to the lower segment, means आपका जो चैलेजल एंड है वहाँ पर ये मूव करेगा, एंड द रिमेनिंग 2 सेल्स आर द लोकेटेड एट द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट दिस विल बी जस्ट मेच्योर फॉर्म। यहाँ पर मेच्योरिंग फॉर्म में आप देख रहे हो कि जहाँ पर चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड को डिफाइन किया गया है। माइक्रोपाइलर एंड पर सिनर्जीड सेल्स विद एक्स सेल के साथ प्रेजेंट है, और इसी पे ही प्रेजेंट है आपकी फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स विच हैव वर्क टू द डोर सेल। ओके, यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई है। पोलर न्यूक्लियाई में एक सेंटर सेल दी हुई है जहाँ पर ये सारी चीजें, यानी पोलर न्यूक्लियाई और एक्स सेल विद 2 सिनर्जीड सेल्स, ये आपकी कहाँ पर आ जा रही हैं, सेंट्रल सेल के साथ में, और ऊपर की तरफ यानी चैलेजल एंड की तरफ प्रेजेंट है आपकी एंटीपोडल सेल्स। ओके, ये है आपका मेच्योर एम्ब्रियो सैक। बट अब यहाँ पर मैंने आपसे बात की कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड स्टेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, उस पर मैं बात करने वाली हूँ कि एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रेजेंट 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये 1 सेल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इनके 2 जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 7 सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन न्यूक्लियस 8 होते हैं। जब एक सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तब हम उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे सिंशियम स्ट्रक्चर। दैट मीन मोर देन 1 न्यूक्लिया इज प्रेजेंट इन अ 1 सिंगल सेल, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज सिंशियम स्टेज। सिंशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो कि आपका 11th में भी एक बार आया हुआ है, और उसके अलावा आपके आगे आने वाले क्वेश्चंस जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन
पोर्शन कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। सिंशियम, एक ही सेल में जब एक से ज्यादा न्यूक्लियस विदाउट फ्यूजन रह रहे होते हैं तो वो आपका सेल पार्ट कौन सा हो जाता है? सिंशियम पोर्शन। अभी हमने आपसे मेगास्पोरोजेनेसिस पर बात की हुई थी, दैट मीन्स 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। मीन्स हमने मेल और फीमेल गैमेट दोनों पर हमने बात की और किस तरह से मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के थ्रू वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को आप देख सकते हो। ये मैंने यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट लिया हुआ है, इसके अंदर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ये एंथर का पोर्शन दिया है। एक एंथर मैंने यहाँ पर डेसेंस स्टेज में दिखाया है। डेसेंस का मतलब होता है फटना, यानी आफ्टर द बस्टिंग ऑफ सो मेनी पॉलन ग्रेन्स आर जस्ट रिमूव फ्रॉम दिस पोर्शन एंड move from this part to the particular stage with the help of different type of agencies. Okay? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉलन ग्रेन का मैंने एरो के थ्रू स्टिग्मा, जो कि एक लैंडिंग पोर्शन है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि स्टिग्मा एक लैंडिंग पोर्शन प्रोवाइड करता है किसके लिए? पॉलन ग्रेन के लिए। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर एक डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो उसकी एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है। इनर वॉल के अंदर यहाँ पर 2 टाइप की सेल्स दिखाई गई हैं। ये है आपकी वेजिटेटिव सेल और ये है यहाँ पर आपकी रिप्रोडक्टिव सेल्स, या फिर हम गैमेट सेल या जनरेटिंग सेल कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है? मेन गैमेट्स को रिलीज करना। तो जनरेटिंग सेल भी हम इसे बोल सकते हैं। वेजिटेटिव सेल का मेन फंक्शन है जनरेटिंग सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। पॉलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक हार्ड लेयर के फॉर्म में स्पाइनी स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप बाय द स्पोरोपोलेनेन। स्पोरोपोलेनेन ये अनफेवरेबल सिचुएशंस में पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी को बनाने के लिए उसे हेल्पफुल बनाता है, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम तक अपनी वाइबिलिटी स्टेज को मेंटेन कर सके। दिस आउटर वॉल इज नोन एज एक्साइन और इंटरनल वॉल यहाँ पर जो दी गई है दिस इज नोन एज इंटाइन। ओके, at the time of maturity, that means whenever this pollen grain is just released from the anther and reached at the position of the stigma, जहाँ पर उसे लैंडिंग मिल रही है, अगर ये कंपेटेबल है, दैट मीन ये जो स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी का पोर्शन है इस पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है। ये कैसे होता है ये मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करूंगी। यहाँ पर एक्सेप्ट करता है तो उसकी एक्साइन वॉल यहाँ पर बस्ट होगी और इंटाइन वॉल यहाँ पर क्या करेगी? अपनी पॉलन ट्यूब को रिलीज करेगी विथ 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जनरेटिंग सेल का मेन काम है मेल गैमेट्स को रिलीज करना, और ये कब होगा? जब कंपेटेबल टाइप का पॉलन ग्रेन स्टिग्मा की लैंडिंग पोर्शन पर पहुंचकर अपनी एक्साइन वॉल को बस्ट करके इंटाइन वॉल के थ्रू पॉलन ट्यूब को रिलीज करता है और उसके साथ वहाँ पर रिलीज होंगे 2 मेल गैमेट। यहाँ से पॉलन ट्यूब की रिलीजिंग होगी और वो स्टाइल के पोर्शन में इंटर करेगा। इंटर करने के बाद कहाँ पर पहुँचेगा? लोअर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, फाइनली मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। डबल फर्टिलाइजेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का पोर्शन, जहाँ पर एंथर के थ्रू रिलीज हुए पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा की लैंडिंग पोर्शन पर पहुंचकर अपनी फेवरेबल कंडीशंस में एक्साइन को बस्ट करते हुए इंटाइन के थ्रू वो मेल गैमेट के साथ अपनी पॉलन ट्यूब को रिलीज करता है, और जो कि स्टाइल के थ्रू लोअर सेगमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक वो पहुंचता है। ठीक, अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली उस फिगर पे ही आ जाती हूँ जिसको मैंने यहाँ से एक्सपेंड करता हुआ दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं एक चैलेजल एंड है, दूसरा माइक्रोपाइलर एंड है, जिसमें मैंने एनाट्रोपस ओविल में पहले भी बात की हुई थी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे दोबारा से कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं आपको दोबारा से उसमें ट्रांसफर करूंगी, उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन लिंक में पड़ा हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। चैलेजल एंड पर एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट हैं और माइक्रोपाइलर एंड पर यहाँ पर सिनर्जीड सेल और एग सेल प्रेजेंट है। पॉलन ट्यूब आप देख रहे हो कि माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू होती हुई सिनर्जीड सेल्स, ये सिनर्जीड सेल्स हैं, यहाँ तक पहुँचती हैं विथ 2 मेल गैमेट्स। ठीक, अब स्टार्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेसिंग। 2 मेल गैमेट हैं तो 100% वो 2 फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करेगा। तो फर्स्टली 1 मेल गैमेट इज मूव टू द
move inside of the embryo sac through the synergid cells. synergid cells और यहीं पर प्रेजेंट होती हैं आपकी filiform apparatus. filiform apparatus just work as a door cell. यहाँ से इस मेल गैमेट को अंदर जाने के लिए एक पाथवे, एक डोर प्रोवाइड करती हैं जिसके थ्रू वो अंदर की तरफ मूव करता है। और यहाँ पर प्रेजेंट एग सेल, जिसे मैंने यहाँ पर लेबल नहीं किया हुआ है, एग सेल के साथ में वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करता है। अगेन आई रिपीटेड, वन मेल गैमेट इज इंटर्ड इनसाइड ऑफ द एम्ब्रियो सैक एंड मूव थ्रू द सिनर्जीड सेल्स एंड फ्यूज विद द एग सेल. दिस फर्स्ट फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड एंड ऑल्सो नोन एज सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, यहाँ पे पहला फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है जिसे बोल रहे हैं सिनगैमी. दूसरा मेल गैमेट यहाँ से इंटर करता हुआ दूसरी सेल के पास में पहुंचता है जो कि सेंटर रीजन पर प्रेजेंट है. सेंटर रीजन पर 2 पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल हैं. ये सेकेंड मेल गैमेट इज फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड कंप्लीट द सेकेंड फर्टिलाइजेशन. हियर द 3 सेल्स आर इन्वॉल्व, 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट. तीनों ही सेल एक दूसरे के साथ फ्यूजन करती हैं और सेकेंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करती हैं. 3 सेल के इन्वॉल्व होने से उसे क्या बोल रहे हैं? ट्रिपल फ्यूजन. ओके, बोथ फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन बोथ आर कंप्लीटेड इन वन एम्ब्रियो सैक, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन. इसको मैंने एक शॉर्ट पार्ट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर. फर्स्ट फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमेट प्लस एग सेल नोन एज सिनगैमी. सेकेंड फर्टिलाइजेशन 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, ट्रिपल फ्यूजन. Both fertilization are completed in one embryo sac called as double fertilization. Clear? एक बार आप फिर से देख सकते हो, ये फिगर है यहाँ पर, उसके नीचे मैंने फॉर्मूले में उनके फ्यूजन को यहाँ पर शो किया गया है. इससे डबल फर्टिलाइजेशन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है, अभी मैंने आपसे डबल फर्टिलाइजेशन पर बात की हुई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरह से एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है और स्टिग्मा की लैंडिंग पोजीशन पर पहुंचता है. और वो ये स्टिग्मा, मैंने ये भी बोला कि स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद अगर ये कंपेटेबल टाइप का होगा, दैट मीन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए वो मैचिंग पार्ट में होगा, तो उसे वहाँ पर वो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए एक्टिवेटेड करेगा, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, दैट मीन कंपेटेबल लेगा और इनकम्पेटेबल को वहाँ से हटाएगा. अब मेन क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेटेबल एंड इनकम्पेटेबल एंड हाउ पिस्टल रिकॉग्नाइज दिस राइट टाइप ऑफ द पॉलन ग्रेन. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, जिसको मैंने यहाँ पर पूरा एक चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है. आप देख सकते हो, इस चार्ट के थ्रू अगर आप लर्न करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आप अगर शॉर्टली इसे डिफाइन करना चाहोगे तो आसानी से आप इसे डिफाइन कर सकते हो. सबसे पहले तो हम यहाँ पर मेन हेडिंग पे ही बात कर लेते हैं, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन का मतलब एक दूसरे के जो आपस में बात करने का या आपस में मैचिंग की जो प्रोसेसिंग होती है, दिस इज टाइप ऑफ द इंट्रैक्शन. एंड पॉलन पिस्टल, पिस्टल में 3 पार्ट है, ऑलरेडी आपको पता है, जिसमें आपका स्टिग्मा है, स्टाइल है और तीसरा क्या है? ओवरी. ठीक, ये मैंने आपको बोल रखा हुआ है. अब पिस्टल के तीनों पार्ट मैंने आपको बोला कि स्टिग्मा ही रिकॉग्नाइज करता है पॉलन को, वो क्या वो राइट टाइप का है या रॉन्ग टाइप का. राइट टाइप का मतलब अपने लिए सुइटेबल है या नहीं. ठीक, तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन में क्या है? सबसे पहली चीज तो ये कि कभी भी ये ज़रूरी नहीं कि पॉलन ग्रेन जो प्लांट पर पहुंच रहे हैं वो राइट टाइप के ही हों, क्योंकि अगर एयर एजेंसी के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो 100% हवा के साथ दूसरे लाइट वेटेड पॉलन ग्रेन्स भी ट्रांसफ़र होंगे. सो सिंपली वी कैन से दैट डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टाइप ऑफ द पॉलन. नहीं पहुंचता तो वहाँ पर सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? स्टिग्मा की, कि वो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करे और उसे पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने के लिए वहाँ पर उसे चांस दे या एक्टिवेटेड करने के लिए उसे एक प्रायोरिटी प्रोवाइड करें. लेकिन अगर नहीं है तो वो इमिडिएटली उसे रिजेक्ट कर देता है. अब पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो है वो डिपेंड किस पे करता है? मोस्टली 2 वर्ड्स जिसे मैं बार बार यूज कर रही हूँ, कंपेटेबल और नॉन कंपेटेबल एज वेल एज इनकम्पेटेबल. कंपेटेबल का मतलब होता है राइट टाइप,
यानी हमारी कंपेटिबिलिटी किसी के साथ में है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम राइट टाइप के पर्सन के साथ बात कर रहे हैं। अगर वो इनकम्पेटेबल है, हमारे साथ प्रॉपर वे में उसकी मैचिंग नहीं हो पा रही है, हम बात नहीं उससे प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रॉन्ग टाइप का पर्सन है, इनकम्पेटेबल है। सेम थिंग प्लांट्स में भी है, अगर वो राइट टाइप की प्रोसेसिंग करेगा तो कंपेटेबल, नहीं तो रॉन्ग टाइप। अब यहाँ पर दोनों ही वर्ड्स के लिए मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अगर कंपेटेबल है दैट मीन पॉलन ग्रेन राइट टाइप पर पिस्टल पर पहुँचा हुआ है, तो पिस्टल क्या करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा, उस पॉलन को वहाँ पर रुकने के लिए, अपनी वायबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सेप्ट करेगा, और फाइनली प्रमोट क्या कर देगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स, जहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन करेगा, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर वो रॉन्ग टाइप में है, तो रॉन्ग टाइप में क्या होगा, पिस्टल पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगा और स्टिग्मा पर उसे जर्मिनेट होने से प्रिवेंट करेगा। दैट मीन वो किसी भी कंडीशन में वहाँ पर अपनी पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं कर सकता। ओके, दोनों ही पार्ट यानी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, दोनों ही पार्ट किसका रिजल्ट आ जाता है, एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग। कॉन्टिन्यूअस डायलॉग का मतलब हो जाता है कि पॉलन ग्रेन और पिस्टल के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है, एक आइडेंटिफिकेशन का जो एक जरिया है, वो पार्ट वहाँ पर कॉन्टिन्यूअस पार्ट में होगा। उसी से ही वो उसे एक्सेप्ट भी करेगा और रिजेक्ट भी करेगा। उसी में ही दिस डायलॉग इज मीडिएटेड। अब जो यहाँ पर दोनों के बीच में जो बातचीत करने का तरीका है, वो वहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि वो फ्रेंड टू फ्रेंड बात करेगा या वो किसी अनदर मीडिया का यूज़ कर रहा है। वहाँ पर इस कॉन्टिन्यूअस डायलॉग को यूज़ करने के लिए उसके पास एक हेल्पफुल कंपोनेंट क्या होगा, केमिकल। दैट मीन स्टिग्मा हैज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल बाय विच इट identified the different type of pollen grains, these are compatible or not। वो हमारे लिए acceptance part में है या rejection में, उसको आइडेंटिफाइड करने का काम कौन करता है, केमिकल कंपोनेंट। और यही से वो पॉलन इंट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को भी डेवलप करता है। अगर वो राइट टाइप का होगा तो पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने देगा, और नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब को वहाँ पर या पॉलन ग्रेन को ही रिजेक्ट कर देगा, जिससे कि उसकी सारी प्रोसेस वहाँ पर स्टॉप कर जाए। अगेन आई रिपीटेड, पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, दैट मीन अ कम्युनिकेशन बिटवीन द पॉलन एंड पिस्टल, बिकॉज every time this is not guaranteed that the transfer of pollen grains is always just reached at the right type। so वहाँ पर हो सकता है कि wrong type भी हो, तो वहाँ पिस्टल उसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए टू वर्ड्स को साथ वो वर्किंग कर रहा है, कंपेटेबल, नॉन कंपेटेबल। कंपेटेबल में वो इसे एक्सेप्ट करेगा और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए प्रमोट करेगा, लेकिन इनकम्पेटेबल है तो पिस्टल इमिडिएटली पॉलन को रिजेक्ट कर देगा और उसे जर्मिनेट करने से प्रिवेंट करेगा। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस कॉन्टिन्यूअस डायलॉग पर डिपेंड करता है और उसको मीडिएट करता है आपका केमिकल कंपोनेंट, और उसी के बेसिस पर ही पॉलन ग्रेन्स अपनी पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करके आगे की फर्दर प्रोसेस, दैट मीन डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्लियर?